आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 11th की बायोलॉजी हो चाहे वो 12th की बायोलॉजी हो। एनसीईआरटी एक हाई लेवल की बुक होती है जहाँ से हर साल 90 से 95% क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक होती है ये इतनी अच्छी बुक होती है, हालांकि थोड़े से इसके कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन ये बुक के हर एक लाइन से हम काफ़ी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बुक हमारे जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी काफ़ी मददगार होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्टो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी से अलग हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अभी अगर आप 11th में हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और उसको समझो। इसके बाद क्लास 11th में जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे एक टेबल दिया गया है, वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि उस टेबल को अगर आप समझ लेते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको उस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी। क्लियर क्या, मैक्सिमम आप चैप्टर को कवर कर ले जाओगे, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे चैप्टर की समरी ही है। तो आप उस टेबल को अच्छे से समझिएगा, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो चलिए फिर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखिए, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले यानी बायोलॉजिकली चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए जो सबसे पहले शख्स थे वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल को क्लासीफाई किया था। इन्होंने प्लांट्स को ट्री, हॉप्स और सर्ब्स में डिवाइड किया था, जबकि एनिमल्स को इन्होंने रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड में डिवाइड किया था। यानी वो एनिमल्स जो, अगर पहले हम ट्री के बारे में बात करें तो प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में जो ट्री होते हैं, वो जो सबसे बड़े पौधे होते हैं उनको इन्होंने ट्री की कैटेगरी में रखा। जो ना तो बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, उनको प्लांट्स की कैटेगरी में रखा, और हर्ब्स की कैटेगरी में रखा। और जो सबसे छोटे पौधे होते हैं उनको इन्होंने सब्स की कैटेगरी में रखा। अब आते हैं एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया एरिस्टोटल के द्वारा। एक था रेड ब्लडेड एनिमल और एक नॉन रेड ब्लडेड एनिमल, यानी कि ऐसे एनिमल जिनके खून लाल होते हैं और ऐसे एनिमल जिनके खून रेड ब्लडेड रेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगले जो वैज्ञानिक थे, यानी हम अगर बात करें एरिस्टोटल की तो सब आप लोग मैच कर लीजिएगा एनसीईआरटी के बुक को। एरिस्टोटल ने प्लांट्स और एनिमल को डिवाइड किया था, यानी कि क्लासीफाई किया था प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, ट्री, हर्ब्स एंड सर्ब्स। अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी की बुक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनिमल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक रेड ब्लडेड और एक नॉन रेड ब्लडेड। रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड। नॉन रेड ब्लडेड, ठीक है। इसके बाद एरिस्टोटल के बाद आते हैं लिनियस। लिनियस ने भी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। किसने दिया था? लिनियस ने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को सबसे पहले दिया था। लिनियस इन्होंने डिवाइड किया, इन्होंने 2 प्लांट किंगडम दिया था, प्लांटी और एनिमलिया। अब देखिए, जो प्लांटी है, जितने भी प्लांट्स थे वो इनके अकॉर्डिंग वो प्लांटी की कैटेगरी में आते थे, और जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमलिया की कैटेगरी में आते थे। इसके बाद हालांकि जब आगे समय बीता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हालांकि प्लांट और एनिमल को तो क्लासीफाई कर लिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे
असंख्य ऑर्गेनिजम्स थे जिनको क्लासिफाई कर पाना इस सिस्टम से पॉसिबल नहीं था। तो इसके बाद जैसे कि अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस नहीं पता किया जा सकता था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम इस दो किंगडम के जरिए हम पता नहीं कर सकते थे। जैसे हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, इसके बाद है हमारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके बाद फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक एनिमल्स प्लांट्स। तो इसके बाद आते हैं हमारे आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया दिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हालांकि इनका पहले नाम लिख लेते हैं क्योंकि इन्होंने ही ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो चलिए हम लोग वन बाय वन समझ लेते हैं। जो नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं कैरेक्टर्स को, एक तरफ कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम लोग 5 किंगडम्स को लिख लेते हैं। 5 किंगडम। तो देखिए कैरेक्टर्स में सेल टाइप हो गया, बुक में देखते जाइएगा जिससे समझने में बहुत इजी हो जाएगा। सेल वॉल है, यानी कि सेल टाइप, सॉरी, ठीक है, सेल टाइप हो गया पहला, दूसरा सेल वॉल हो गया। इसके बाद अगला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अगला जो था वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग लिख लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब हम बात करें अगर मोनेरा के सेल टाइप की, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है। इनका देखिए, मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बताने से पहले आपको बता दूं कि देखिए कोई भी सेल 2 टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक टाइप होता है, दूसरा यूकैरियोटिक टाइप होता है। प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जिनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड होता है, और यूकैरियोटिक उसको प्रोकैरियोटिक हम उसको बोलते हैं जिनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है, और यूकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड होता है और साथ में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो वो यूकैरियोटिक होता है। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मोनेरा जो होता है ये कौन सा सेल टाइप है। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, प्रोकैरियोटिक। दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो बाकी जितने भी हैं ये सब यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोटिक है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर रीजन भी होता है और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। फंजाई भी हमारा यूकैरियोटिक है, प्लांटी भी हमारा, और एनिमलिया, ये सब यूकैरियोटिक सेल टाइप होते हैं। अब सेल वॉल की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो सेल वॉल होगा, ठीक है, चूंकि देखिए सेल वॉल तो होता है मोनेरा में, लेकिन वो नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी कि सेलुलोज। देखिए अक्सर क्या होता है कि प्लांट्स के जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है
एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है जो कि प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेल वाल पाए जाते हैं वो आपके सेलुलोजिक होते हैं, यानी कि सेलुलोज के ही बने होते हैं मैक्सिमम सेल वाल। लेकिन अगर हम मोनेरा की बात करें तो ये नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी कि सेल वाल तो होता है लेकिन सेलुलोज का नहीं बना होता है, नॉन सेलुलोजिक। अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की तो कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें सेल वाल पाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट इन सम। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फंजाई के बारे में तो यहाँ पे भी सेल वाल मौजूद होता है, लेकिन क्या होता है सेल वाल नॉन सेलुलोजिक होता है, यानी कि बिना सेलुलोज के होता है, विदाउट सेलुलोज। यानी कि सेल वाल प्रेजेंट तो होता है लेकिन विदाउट सेलुलोज। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, विदाउट सेलुलोज। ठीक है। अगर हम बात करें प्लांटी की तो जाहिर सी बात है कि प्लांटी के पास तो सेल वाल होना लाजमी है, क्योंकि प्लांटी में प्लांट्स ही आते हैं और प्लांट्स में सेल वाल पाया जाता है और वो सेल वाल सेलुलोज का होता है। तो सेल वाल प्लांटी में प्रेजेंट होते हैं, वो भी सेलुलोज के। अगर अगला बात करें हम एनिमलिया में तो एनिमलिया यानी एनिमल्स की बात की जाए तो इसमें सारे एनिमल्स आते हैं और एनिमल्स में सेल वाल नहीं पाया जाता है, यानी कि एनिमलिया में सेल वाल एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रोकैरियोटिक है। मतलब क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा मोनेरा में? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने अभी बताया ना प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं, जिनका न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता है। और जब न्यूक्लियर रीजन ही नहीं डिफाइंड है, यानी कि ये नहीं समझ में आता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है या नहीं है, तो ऐसी जगहों पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और अगर बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मोनेरा में, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं हमारे, जैसे कि हमारे फंजाई हो गए, यहाँ भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमलिया में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या होता है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। देखिए मैंने अभी आपसे बात किया था ना कि सिर्फ इसको छोड़ करके ये प्रोकैरियोटिक है, तो ये अगर ये सेल टाइप हमारा प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर रीजन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा क्या होगा, एब्सेंट होगा। बाकी सब यूकैरियोटिक है ना। मैंने क्या किया था, ये लाइन पूरा खींच दिया था इसीलिए ताकि मैं इसको बता सकूं कि ये सब के सब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया सब के सब क्या है, हमारे यूकैरियोटिक हैं। तो अगर ये यूकैरियोटिक है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होगा, सिर्फ मोनेरा को छोड़ करके। अब आगे बात करते हैं हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दो लेवल की होती है, एक सेलुलर और एक टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में बात करें तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का बना होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा जो होता है ये भी सेलुलर ही होता है, लेकिन प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है। और साथ में हमारे जो बाकी और जितने भी हैं, ठीक है, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इसमें ये मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर होता है, प्लांटी हमारा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और इसके बाद ये भी टिश्यू लेवल ऑफ, एनिमलिया भी टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम आखिरी बात करने जा रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको भी पता है, पूरे दुनिया को पता है, दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक किसको कहते हैं, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक उनको कहते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, यानी अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं।
तो अगर बात की जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में, तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? मोनेरा ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक, ये भी ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके बाद ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक। अगला है ऑटोट्रॉफिक, प्लांट है तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। और अगर आखिरी है हमारा एनिमलिया, तो इसमें भी क्या सोचने की बात है, एनिमल अपना भोजन थोड़े ही खुद से बनाते हैं, तो हेटेरोट्रॉफिक हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।